Dear student, we are doing history chapter 2, that is writing and city life. And this video is in continuation of my earlier videos. Today we will discuss life in the city in Mesopotamia. In our earlier video, what we have seen is that a ruling elite had emerged. Small section of society had a major share of wealth. Nothing makes this fact as clear as enormous riches like jewelry, gold vessels, wooden musical instrument inlaid with white shells and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc., which were buried with some kings and queens at Ur. ठीक है, एक्सकेवेशन में, उर सिटी के एक्सकेवेशन में जो बरियल्स मिले हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे, उसमें जो किंग्स एंड क्वींस के जो बरियल्स हैं उनके साथ बहुत तरह की ज्वेलरीज और वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं वो मिली हैं. लेकिन व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि ऐसा जो भी बरियल्स वहाँ से मिले हैं तो कुछ के साथ तो ज्वेलरीज वगैरह थी और कुछ ऑर्डिनरी बरियल्स थे. दैट मीन्स कि कुछ बरियल्स वहाँ की जो सिटी लाइफ थी वहाँ भी ज़रूर इस तरह का कुछ डिफरेंसेस था रिच एंड पुअर के बीच. वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट दैट इन मेसोपोटामिया सोसाइटी देयर वर न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जिसमें सिर्फ मदर फादर और उनके सन होते हैं. ठीक है ना, यू नो वेरी वेल. ठीक है. ऑल्दो अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइड विद हिज पेरेंट. और ठीक यहाँ की तरह ही जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली में अपनी एक फैमिली तो होती है मदर फादर एंड सन की, लेकिन साथ में दादा दादी वगैरह भी होते हैं. तो वहाँ की भी जो न्यूक्लियर फैमिली थी उसमें ये देखा गया कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी होते थे एंड फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. एंड वी गॉट some evidences about the procedure of marriage too. A declaration was made about the willingness of marry. The bride's parents give their consent to the marriage. ठीक है, शादी के पहले ये जो वो होता था, डिक्लेरेशन होता था कि ये और ये जो है वो शादी करना चाहते हैं और जो पेरेंट्स थे वो अपना कंसेंट देते थे मैरिज के लिए. एंड then a gift was given by groom's people to the bride's people. ठीक है, दूल्हे की तरफ से जब ये शादी का डिक्लेरेशन हो जाता था तो ग्रूम पीपल्स की तरफ से ब्राइड पीपल की को गिफ्ट जो थे वो दिए जाते थे. एंड व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज. शादी हो जाने के बाद दोनों पार्टीज जो थे वो गिफ्ट का एक्सचेंज करते थे, साथ में खाना खाते थे और टेम्पल्स में वो ऑफरिंग्स जो थी, जो मतलब जो भी चढ़ाना होता था वो टेम्पल्स में चढ़ाते थे. ये कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें पता चले हैं. और जब मदर इन लॉ अपनी ब्राइड को लेने, अपनी बहू को लेने आती थी तो ब्राइड के फादर की तरफ से उसको उसका शेयर जो था वो दे दिया जाता था. मतलब जब एक ब्राइड अपने की मदर इन लॉ उसको लेने आती थी और वो जब वो अपने घर जाती थी तो उसके अपने फादर के थ्रू उसको उसका जो शेयर होता था वो दे दिया जाता था. लेकिन उसको जो शेयर दिया जाता था उसमें फादर का हाउस, हर्ड और फील्ड वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि फादर के हाउस में उनके जो एनिमल्स हैं, जो हर्ड्स हैं और फील्ड जो हैं, जो उनके खेत हुआ करते थे, उनमें सन का इनहेरिटेंस राइट हुआ करता था. नाउ वी विल सी द एक्सकवेशन ऑफ वन अर्लियर सिटी, Ur was a town whose ordinary houses
was systematically excavated in 1930s. ठीक है, ये तो एंशियंट सिटी है और इसका एक्सकवेशन जो है वो 1930s में किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और का जो था एक्सकवेशन किया गया. नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट could not have reached many of the houses. वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ की जो हाउसिंग स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग और सिटी जो थी वहाँ पर उससे इतने पतले पतले स्ट्रीट्स थे कि व्हील्ड कार्ट, कोई गाड़ी जैसी चीज़ जो है वो घर तक अंदर नहीं जाती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. और जो सैक्स ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड्स जो होते थे उनको शायद एनिमल्स के पर लाद कर घरों तक पहुंचाया जाता था. नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स ऑल्सो इंडिकेट एन एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग. टाउन की प्लानिंग नहीं थी ये बताता है ये पतली पतली संकरी गलियाँ और जो हाउसेस के जो अनइवन प्लॉट्स थे वो. देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ द काइंड वी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी मोहनजोदाड़ो. ठीक है, उसी के समय मतलब उसी के दौरान जब उर सिटी थी उसी दौरान मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी वहाँ पर हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत अच्छा था, बट उर सिटी में ड्रेनेज सिस्टम कोई ऐसा प्लान्ड नहीं दिखता, कोई अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ नहीं मिलता. ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द ओर हाउसेज एंड इट इज़ थॉट दैट हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड एंड रेन वाटर वॉज चैनल्ड वाया द ड्रेन पाइप्स इनटू सम्प्स. उनके घरों की जो बनावट थी, ठीक है, उसमें कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी जो रूफ होते थे वो थोड़े से स्लोपी होते थे कोर्ट यार्ड की तरफ, और सारा का सारा पानी जो था वो कोर्ट यार्ड से होते हुए वो ड्रेन पाइप के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता होगा. और इसके पीछे रीज़न होता होगा कि शायद सड़क पे पानी जो है वो न आए. इन द इनर कोर्ट यार्ड्स the rainwater was channeled via drain pipes. This would have been a way of preventing the unpaved street from becoming excessively slushy after a downpour. ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्योंकि अगर अच्छा ड्रेन सिस्टम हमें वहाँ दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स उसके पीछे रीज़न रहा होगा कि जो वो अनपेव्ड जो स्ट्रीट्स थे उनमें बहुत कीचड़ ना हो जाए, और इसके लिए ये घरों में व्यवस्था ऐसी थी कि सारा का सारा पानी जो था वो कोर्ट यार्ड में ही वो होता था और वहाँ से फिर पाइपलाइन के थ्रू बाहर जाता था. Yet people seems to have swept all their household refuse into the streets to be trodden underfoot. एक बड़ी अजीब चीज़ वहाँ और सिटी के एक्सकवेशन में देखने को मिली कि लोग जो थे अपने घरों से जो कूड़ा था वो बाहर की तरफ फेंक देते थे, जिससे कि जो बाहर का जो लेवल था स्ट्रीट का वो काफ़ी ऊंचा हो जाता था. एंड ओवर टाइम द थ्रेशहोल्ड ऑफ हाउसेस हैड आल्सो been raised so that no mud would flow inside after the rains. और कई बार घरों के जो चबूतरा होता था वो उसको इतना ऊंचा कर दिया जाता था, जिससे कि इसलिए इसको बार बार ऊंचा किया जाता था जिससे कि सड़क की जो मिट्टी है वो घरों के अंदर न घुस सके. और इसलिए जो उनके घरों की जो खिड़कियां भी होती थी वो सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, वो सारी की सारी कमरों में जो लाइट की का व्यवस्था होती थी वो कोर्ट यार्ड के दरवाज़ों से होती थी. और मे बी ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि मे बी घरों की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इस तरह का उनका जो घर बनाने का तरीका होगा कि खिड़कियां जो थी वो
स्ट्रीट की तरफ नहीं होती थी. This would also have given families their privacy. There were superstitions about houses. वहाँ पर बहुत सारे ना जो एक्सकवेशन में बहुत से जो डॉक्यूमेंट मिले उससे मेसोपोटामियन सिटी का सुपरस्टिशियस होना भी प्रूव होता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, टैबलेट्स मिले हैं ओमान में, वो बताते हैं कि वहाँ पर शगुन और अपशगुन जैसी जो चीज़ें थी उनके बारे में बताते हैं. और बताते हैं कि जो घर जो होता है उनके अनुसार जो रेज्ड थ्रेशोल्ड, घर के बाहर का जो चबूतरा अगर ऊंचा हो तो वो वेल्थ लाता है. ठीक है, या फिर फ्रंट डोर, घर का फ्रंट डोर अगर किसी दूसरे के घर के सामने अगर ना खुलता हो तो वो लकी होता है. लेकिन अगर मेन जो डोर है, मेन वुडन डोर घर का, वो बाहर की तरफ खुलने की बजाय अगर घर की तरफ खुलता है तो उस घर में जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो सुपरस्टिशियस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी हमें एक टैबलेट में लिखी हुई मिली. देयर वॉज अ टाउन cemetery at Ur in which the graves of royalty and commoners have been found. But a few individuals were found buried under the floors of the ordinary houses. वहाँ के एक्सकवेशन से ये भी पता चला कि जो बरियल्स होते थे, जो उनके जो मरे हुए लोगों को जहाँ पर उनका जो कब्रिस्तान होता था, उनको जहाँ दफनाया जाता था, वो एक बड़ा सा एरिया होता था. ठीक है, और जो राजा महाराजाओं के लिए अलग और कॉमन पीपल के लिए अलग होता था. लेकिन बहुत सारे घरों के कोर्टयार्ड में भी, उनके फ्लोर के नीचे भी कुछ बरियल्स मिले हैं. दैट मीन्स कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों के कोर्टयार्ड में भी लोगों को बरी करते होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ ट्रेडिंग टाउन एंड पेस्टोरल जोन ऑफ मेसोपोटामिया. After 2000 BC, the royal capital was Mari and it was a great city. बहुत ही समृद्ध और संपन्न सिटी था मारी. Look in the map. The Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream ऑन द यूफ्रेटिस. हमने इसके पहले पढ़ा कि साउथ का जो एरिया था वो काफ़ी अर्बनाइज्ड एरिया था. लेकिन आप इधर मैप में देखो, मारी जो एरिया है वो बहुत साउथ की तरफ नहीं है, बल्कि यूफ्रेटिस का जो एग्रीकल्चर, जो हाईली प्रोडक्टिव एरिया है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे आप मारी को लोकेट करोगे मैप में. कि एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग जो है वो बहुत आसपास ही हुआ करते थे. ठीक है, एक ही रीजन में सटे हुए होते थे एग्रीकल्चर एरिया और जो एनिमल रेयरिंग एरिया जो हुआ करता था. कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं किंगडम की, वो फार्मर भी होती थी और पेस्टरलिस्ट भी होती थी. मतलब वो फार्मर के साथ साथ हर्ड्स भी रखती थी. लेकिन बहुत सारी जो टेरिटरीज थी वो शीप और गोट को रेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था. में देख रहे होगे रिवर के से बिल्कुल सटा हुआ जो है डार्क ग्रीन का एरिया, वहाँ पे तो एग्रीकल्चर होता है. और साथ ही साथ जो लाइट ग्रीन एरिया है वो भी एग्रीकल्चर लैंड है. बट येलो जोन जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट है जहाँ पर रिवर वाटर नहीं पहुँच पाता. और ये एरिया जो है वो एनिमल रेयरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन था. वहाँ पर जो ग्रास लैंड था वहाँ पर एनिमल्स को रेयर किया जाता था. और उसके बाद का जो एरिया है वो प्लेटो एरिया है. राइट. हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज़, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर grain, metal, tools, etc. and the manure of a
पेंट फ्लोक इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज़ टू अ फार्मर। तो आप देखोगे ऐसे कि फार्मर और जो एनिमल हर्डर्स थे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी थे। ठीक है, जो हर्डर्स थे थोड़े जो येलो जोन में जो थे वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए अपने यंग एनिमल्स को चीज़, लेदर, मीट, इन सब को वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराते थे और उसके बदले में वो ग्रेन, मेटल टूल्स, इन सारी चीज़ों को लेते थे। और हर्डर्स से फार्मर को मैन्योर के लिए मैन्योर भी बहुत मिलता था। येट एट द सेम टाइम देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ तो रहते थे लेकिन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर? क्योंकि कई बार जो शिप हर्ड्स थे वो अपने भेड़ों के झुंड को लेकर रिवर में जब पानी पिलाने के लिए लेके जाते थे तो वो फार्मर के फील्ड के बीच में से होकर जाते थे, जिससे कि उनकी फसलें जो हैं वो ख़राब भी हो जाया करती थी। और ये हर्ड्समैन कई बार जो एग्रीकल्चर विलेज थे वहाँ पर थोड़ा लूटपाट भी कर लिया करते थे। सो वी कैन सी कि शेफर्ड में टेक हिज फ्लो टू वाटर अक्रॉस अ शोन फील्ड टू द ruin of the crop. Herdsmen being mobile can raid agriculture village and seize their stored goods. For their part, settled group may deny pastoralists access to river and canal water along a certain set of path. तो इस तरह से क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनके स्टोर्ड फूड को लूट भी लेने का काम करते थे और इसलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। और कई बार फार्मर्स जो हैं ये इन पेस्टरलिस्ट को अपने विलेज की तरफ या फिर अपने फील्ड की तरफ आने से रोकते थे, कुछ सर्टेन पैथ पर आने से रोकते थे। थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agriculture heartland. Shepherds would bring their folks into the sown area in the summer. मेसोपोटामियन हिस्ट्री में जो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न डेजर्ट के जो नोमेडिक कम्युनिटीज़ थे वो तो अपने वो प्रॉस्परस एग्रीकल्चर हार्टलैंड की तरफ थे, बट जो शेफर्ड्स थे वो अपने फोक्स को समर में जो सोन एरिया होता था वहाँ पर लेकर आते थे। सच ग्रुप वुड केम इन एज हर्डर, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स, ओकेजनली बिकम प्रॉस्परस एंड सेटल डाउन। और इस तरह के जो ग्रुप होते थे जो कि हर्डर्स के रूप में, वो कई बार हार्वेस्ट लेबर के रूप में भी काम करते थे, सोल्जर्स के रूप में भी उनको हायर किया जाता था और कई बार वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस जब हो जाते थे तो वो सिटी में ही सेटल डाउन भी हो जाते थे। अ फ्यू गेन्ड द पावर टू स्टैब्लिश देयर ओन रूल। और उनमें से जो कुछ थे वो इतने वो इतने पावरफुल हो गए, वेल्थ के साथ साथ उनके पास पावर भी आ गया कि वो उन्होंने अपने रूल भी इस्टेब्लिश किया। दीज इंक्लूडेड द अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस एंड Arameans. The king of Mari were Amorites, whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the god of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon. इस एरिया में जिन लोगों ने अपना रेन कायम किया उनमें बहुत सारे लोग थे, जैसे अकेडियंस भी थे। हमने इसके पहले भी पढ़ा कि अकेडियंस आए जो कि सुमेरियन लैंग्वेज को जिन्होंने कि रिप्लेस किया, और उसके बाद एमोराइट्स भी आए, असीरियंस भी थे और आर्मेनियंस, ये सारे जो थे ये इन्होंने आकर अपना इस एरिया में रीन एस्टैब्लिश किया। बहुत सारे जो रूलर्स थे वो पेस्टोरल सोसाइटी के थे। किंग ऑफ मारी जो था वो एमोराइट्स था और उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो भी वहाँ के कॉमन जो इनहेबिटेंट्स हैं उससे बहुत अलग था।
मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में वहाँ के कॉमनर्स से बिल्कुल डिफरेंट था, बट उसने वहाँ के जो मेसोपोटामिया के वहाँ का मारी का जो एरिया था, वहाँ पर जो भी टेम्पल थे, उनके जो गॉड्स थे, उसको उन्होंने पूरा रिस्पेक्ट दिया और उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने में भी उसने हेल्प किया। और गॉड ऑफ स्टेपी, उनके लिए भी उसने टेम्पल बनवाए। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर दस open to different people and culture, and the vitality of the civilization was perhaps due to their intermixture। और इस तरह से जो डिफरेंट कल्चर वहाँ पर आकर रुका, और इस वजह से मेसोपोटामिया का जो वो सोसाइटी है, वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कल्चर का एक मिक्सचर है। नाउ वन थिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, that the king of Mari had to be very vigilant। बहुत सतर्क रहना पड़ता था मारी के किंग को, because herders of various tribes were allowed to move in the kingdom। ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो किंगडम में आते रहते थे, but they were watched। The camp of herders are mentioned frequently in letters between king and officials। In one letter, an officer writes to the king that he has been seeing frequent fire signals at night sent by one camp to another, and he suspects that a raid or an attack is being planned। तो हमने जो ये कहा कि मारी के जो किंग थे उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता था, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं से एविडेंस मिला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो ये हर्डर्स थे डिफरेंट ट्राइब्स के, वो आते रहते थे, तो लेकिन उनको ऊपर निगरानी रखी जाती थी। और ये निगरानी रखी जाती थी वो हमें इससे पता चलता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स मिले हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक बार एक ऑफिशियल ने किंग को एक लेटर में लिखा कि कुछ हर्डर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली एक एरिया में फायर सिग्नल भेज रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं साइन हो सकता है उनके किसी अटैक का, जो कि वो प्लान कर रहे हैं। लोकेटेड ऑन यूफ्रेटिस इन अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड इन वुड, copper, tin, oil, wine and various other goods that were carried in boat along the Euphrates between the south, the mineral rich upland of Turkey, Syria, Lebanon। इन सारे एरियाज़ के से यूफ्रेटिस रिवर के थ्रू ट्रेड जो था वो हुआ करता था। मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड। मारी का जो एरिया था वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण था एक वैसे अर्बन सेंटर के रूप में जो ट्रेड की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ था। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू द सदर्न सिटी। Officers of this town would go aboard it, inspect the cargo, and levy a charge of about 1/10 of the value of the goods before allowing the boat to continue downstream। तो मारी जो था इतना प्रॉस्परस कैसे हुआ? क्योंकि जो नॉर्थ की तरफ से जो भी शिप्स जाती थी, शिप में जितने भी जो भी सामान सदर्न सिटीज़ की तरफ जाता था ट्रेडिंग के लिए, तो वो मारी के पास एक बार ज़रूर रुकता था, और मारी के जो ऑफिशियल्स थे वो उसको चेक करते थे, और जितना भी वैल्यू का गुड्स जा रहा होता था उसका 1/10 जो था वो टैक्स चार्ज करते थे। बार्ली केम इन अ स्पेशल ग्रेन बोट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैबलेट्स रिफर टू copper from Alasia, the island of Cyprus, known for its copper and tin, was also an item of trade। ठीक है,
तो ये जो टैबलेट्स में इन सारी चीज़ों का भी मेंशन है कि साइप्रस आइलैंड की तरफ से कॉपर और टिन जो कि वहाँ पर बहुत पाया जाता है, वहाँ से ये चीज़ें ट्रेड कर होकर आती थी, क्योंकि ब्रॉन्ज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन, और ये कॉपर और टिन के थ्रू ही ब्रॉन्ज मेटल को बनाया जाता था. दिस ट्रेड वॉज of great importance. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. Now student, we will discuss culture in Mesopotamian cities. Mesopotamians valued city life. सिटी लाइफ को बहुत महत्व देते थे, और उनकी इस सिटी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर वाले एक कम्युनिटी में रहते थे. साथ साथ साइड बाय साइड एक कम्युनिटी में डिफरेंट कल्चर्स जो थे वो अकोमोडेट करते थे. आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, दे रिकॉल्ड देम इन पोइट्री. और ये माना जाता है कि जब वॉर के बाद सिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उन सिटीज़ को याद करके उन्होंने जो पोइट्री वगैरह लिखी गई है वो भी हमें टैबलेट में मिलता है. द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians was written on 12 tablets. ठीक है, और 12 टैबलेट्स में जो वो प्राइड मोमेंट था मेसोपोटामियन सिटी का, ठीक है, जिसको कि हम ये भी कहते हैं गिलगामेश एपिक में वो सारे जो हैं वो रिटन डाउन हैं. गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर एनमरकर. एनमरकर जो किंग था उरुक का, उसके कुछ समय बाद गिलगामेश जो था वो वहाँ का किंग बना. एंड ही वॉज अ ग्रेट हीरो हु सबड्यूडेड पीपल फार एंड वाइड. दूर दूर तक के एरिया के लोगों को उसने अपने अंडर में लिया, और बहुत सारे लोगों को उसने अपने रेन के अंदर लिया. ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड. लेकिन ये इस पोएम में है कि जब गिलगामेश का जो एक बहुत ही वीर जो फ्रेंड था, जब उसकी डेथ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, और उसके बाद वो इमॉर्टैलिटी के सीक्रेट को जानने के लिए वो इधर उधर भटकने लगा. बहुत सारे उसने वाटर बॉडी को क्रॉस किया, ठीक है, और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में घूमा, और बहुत सारे ऐसे हीरोइक अटेम्प्ट के बाद जब उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो गिलगामेश एक तरह से फेल होने के बाद वो उरुक वापस लौट आया. ये कहा जाता है कि
एक बार वो इसी तरह से अपनी सिटी में वॉक कर रहा था, तो वहाँ पे उसने एक वॉल देखा, ठीक है। और उस वॉल का जो नींव था, मतलब उसकी जो नींव की ईंट थी, उसको देखकर पता नहीं उसको कुछ ऐसा एहसास हुआ और उसने अपने आप को फिर से सहेजा। He admired the foundation made of fired bricks that he had put into place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzle out. ठीक है, उसने जो उस नींव की ईंट को देखा कि जो साक्षी था एक लंबे हीरोइज्म का, ठीक है, और समझ में आ गई कि हालांकि उसके जो सन हैं वो फिर से, सन और फ्रेंड जो कि मर गए हैं वो फिर से जीवित नहीं हो सकते, लेकिन उसकी जो वीरतापूर्ण कहानी है वो एक हीरो के रूप में सदियों तक जानी जाएगी। Now the legacy of writing. While moving narratives can be transmitted orally, science requires written text that generation of scholar can read and build upon. ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको हम ओरली भी बोल सकते हैं, लेकिन साइंस के लिए ज़रूरी है कि वो जनरेशन के थ्रू जो चीज़ें स्कॉलर्स के थ्रू कही गई हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी जाएं, जिसको कि वो आगे भी जाना जा सके, पढ़ा जा सके। Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics. Dating around 1800 BC are tablets with multiplication and division tablets, square and square root tablet, and tables of compound interest. The square root of 2 was given as 1 plus 24 by 60 plus 51 by 60 square plus 10 by 60 cube. अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो उसका आंसर जो है, जो अभी का जो आंसर उससे बहुत एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, बट बहुत कुछ सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय का जो मैथमेटिक्स था, जो कैलकुलेशन था, वो भी बहुत एडवांस था और नोन था वहाँ के लिए। टाइम का भी जिस तरह से डिवीज़न किया गया था, द डिवीज़न ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, अराउंड मून जो रिवोल्यूशन करता है अर्थ के, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक साल को 12 मंथ में डिवाइड किया था। एंड द डिवीज़न ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स, द डे इनटू 24 hours and the hour into 60 minutes. All that we take for granted in our daily lives has come to us from the Mesopotamians. आज जो भी ये डिवीज़न है वो सब हमने मेसोपोटामिया से ही एक तरह से लिया है। These time division were adopted by the successor of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islam, and then to medieval Europe as well. Whenever solar and lunar eclipse were observed, their occurrence was noted according to year, month and day. So there were records about the observed position of stars and constellation in the night sky. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस था मेसोपोटामिया में। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institution of schools, where students read and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keepers for the administration, but intellectuals who could build on the work of their predecessors.